खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम पीसीओएस के हवाले से डिटेल्ड सेशन कर रहे हैं। मेरे साथ मुल्क की मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इन सब का ताल्लुक मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से है। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस जो है मदर फीड की, माँ के दूध की, और वो ये इट्स नॉट इररेलेवेंट। मुझे लगता है जो है ना अंग्रेजी में मुहावरा निप द इविल इन द बड, कि बुराई को उसकी जड़ से जो है वो ख़त्म करना ज़रूरी होता है। अगर वहीं से पकड़ लिया जाए तो ना बीमारी बढ़ती है ना बुराई बढ़ती है। सो आई थिंक कि ये जो आपने मसला पॉइंट आउट किया ना डॉक्टर शुमाइल, ये है कि हम एहसास जिम्मेदारी नहीं है। मदरहुड इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको अल्लाह ताला ने एक इतना कीमती तोहफ़ा दिया है तो आपको एक जिम्मेदारी भी साथ दी है। अच्छा, अब जैसे हम बात कर रहे हैं पीसीओएस की, अब अगर किसी को ये जेनेटिक प्रॉब्लम है डॉक्टर नाबिया, तो ये माँ की तरफ से जीन्स आएंगे या वालिद की तरफ से भी आ सकते हैं, या सिर्फ अम्मा ही जिम्मेदार होगी इस मसले अम्मा की? बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। इसकी जीन्स फादर की फैमिली से आती हैं, उस बच्चे की Only फादर की फैमिली से आती हैं। दादी दादा जो उधर की फैमिली है ना, वहाँ पे डायबिटीज़ मोस्टली 70% केसेस में डायबिटीज़ उनकी फैमिली में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सही। और इसका जो रूट कॉज है वो डायबिटिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की ही प्रॉब्लम के साथ है, और ये फादर के साथ लिंक्ड है, मदर के साथ इतना लिंक नहीं है। अच्छा जी, और ये जो डायबिटीज़ है, इट्स टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2? टाइप 2 डायबिटीज़। जिन फैमिलीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो वालिद वाली साइड से ही बच्चियों में ये मुंतकिल होती है, ट्रांसमिशन। इसके साथ फिर मैंने देखा है कॉन्फिडेंस भी कम होता है। वो बच्चियाँ अपने सेल्फ इमेज के बारे में भी कॉन्शियस होती हैं। मैंने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स को ऑप्ट करते देखा है। मैं जिक्र भी कर रही थी कि हमने जब भी ब्यूटी के सेशंस किए हैं, इनडायरेक्टली वी वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पीसीओएस। आप इन इश्यूज़ को कैसे देखते हैं? इसमें बेसिकली आजकल जितना काम हो रहा है, फर्दर रिसर्च हो रही है, वो इस चीज़ पे हो रही है कि हम जैसे एज ए डॉक्टर बैठे हैं, वो कह रही पीरियड्स नहीं आ रहे, मैं उसको ड्रेस कर देती हूँ, कहती पीसीओएस है, मैं उसको ड्रेस कर देती हूँ, लेकिन हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। ये जो बच्चियां हैं दे आर मोर वल्नरेबल। इनको चूँकि हमें पता है कि इनका बॉडी इमेज अपनी क्लास की बच्चियों के निस्बत जो है वो डिफरेंट है, इनके फेस के मसले डिफरेंट हैं, इनके फर्टिलिटी का एक खौफ बैठा हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का खौफ है, तो ये दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ थ्रू आउट। तो हमें ऐसी बच्चियों को स्क्रीन भी करना है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टाइमली एड्रेस भी करना है, इससे पहले कि वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए मेंटली और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हों। हमने इसको शुरू से एड्रेस करना है ताकि हमारी सोसाइटी जो है हाई प्रेवलेंस है, आपकी ओवरऑल सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी और एक पॉजिटिव इमेज होना चाहिए। तो ये बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की मैनेजमेंट होती है, साइकोलॉजिस्ट और जहाँ पे ज़रूरत पड़े साइकेट्रिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। एंड पीपल नीड टू बी ओपन अबाउट इट। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि वो पागल है। आपकी मेंटल हेल्थ इशू, आपके एंजाइटी है, डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे हैं, अगर आप टाइमली इसको एड्रेस करते हैं तो इसको सोशल स्टिग्मा बनाने के बजाय इसको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर शुमाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे कि बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक टिपिकल ब्यूटी स्टैंडर्ड है, हम उसके अलावा तो किसी और चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। हमें नाक भी एक ख़ास तरह का चाहिए, आँखें भी कुछ ख़ास चाहिए, कलर भी हमें महदूद है जिनमें कि हम समझते हैं कि बस यही खूबसूरती है। सो हाउ यू सजेस्ट दैट गर्ल्स और जो मदर्स हैं शुड डील विद दिस इशू, कि बेसिकली तो वही लोग हैं जो ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं? अच्छा, जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं हमारे क्लिनिक्स में जो आते हैं वो ज़्यादातर एडोलेसेंट्स होते हैं, मतलब 19 से नीचे की उम्र की लड़कियां, या फिर जब उनको फर्टिलिटी इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दोनों चीज़ें, एडोलेसेंट एज आपको पता है कि वो बहुत एक ट्रिकी एज होता है, जिनके टीनेज बच्चे हैं उनको पता होगा। स्कूल में, कॉलेजेस में एक आपने जैसे बताया कि एक सेट स्टैंडर्ड है कि खूबसूरत है और अगर आप उससे बाहर हो तो आप नहीं हैं। सो बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है जिसको ज़ाहिर है हमारे स्कूल्स में टीचर्स को एड्रेस करना चाहिए, द प्रिंसिपल्स एंड एवरीवन, एंड आपके थ्रू भी, आपके प्रोग्राम्स के थ्रू हम अवेयरनेस दे सकते हैं। फिर फर्टिलिटी
इश्यूज़ के साथ जब पेशेंट्स आते हैं एंड दे आर डायग्नोज्ड विद PCOS, तो अगेन फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट, उसका पूरा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, नॉट ओनली फॉर द वुमन बट फॉर द पार्टनर एज वेल, द हस्बैंड एज वेल। तो दोनों केसेस में इन एनी पेशेंट हु हैज़ PCOS, देखिए एक मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी। हमारे पास जब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, एक बड़ी सी फाइल होती है, मोटी सी, डिफरेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो गए होते हैं एंड दे आर सीकिंग फॉर अ ट्रीटमेंट, अ क्योर। PCOS डज नॉट हैव अ क्योर, वी कैन ट्रीट द सिम्टम्स। जैसे अगर आपको पीरियड इरेगुलरिटी है, हम उसको ट्रीट करें, आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, हम उसको इट्स ट्रीटेबल, कम्प्लीटली क्योर नहीं होती कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैंने इतने महीने ट्रीटमेंट ली, PCOS तो ओवरीज में भी मेरे आ रहे हैं, सिस्टिक ओवरीज आ रही हैं मेरी। तो एक ये चीज़, ये प्लीज़ मिसकंसेप्शन दूर होना चाहिए कि आपको एक डॉक्टर के पास एक पूरी क्योर मिल जाएगी, आप एक महीना ट्रीटमेंट लेंगे और आपके PCOS गायब हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। डायबिटीज़ की तरह की बीमारी है, एंडोक्राइन है, तो इसमें यू मे हैव इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। सो कमिंग बैक टू द मेंटल हेल्थ का जो आपने बताया, जैसे मैडम ने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक PCOS को हम हमेशा एज ए टीम मैनेज करते हैं, जो कि हमारे सेटअप्स में बहुत कम है पाकिस्तान में ये चीज़। हमने सिर्फ एज गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को उसके फ़िज़िकल सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करना, हमने ये भी देखना है कि उसको अगर कोई किसी किस्म की एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो हमें थेरेपिस्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। नॉट नेसेसरीली, डिपेंड करता है कितनी डिग्री की डिप्रेशन या एंग्जाइटी है। माइल्ड है तो यू कैन डू विद थेरेपी एज़ वेल, अगर बहुत सीवियर है फिर साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। साइकाइट्री फिर ज़ाहिर है उसमें मेडिसिन इन्वॉल्व होती हैं। मोस्ट ऑफ देम डू वेरी वेल विद टॉक थेरेपी। ठीक है। तो डाइटिशियन का होना, गायनेकोलॉजिस्ट का होना और एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट एज ए टीम इसमें इन्वॉल्व हों, तभी आप प्रॉपर तरीके से उस पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर कर हल दे सकते हैं उसके मसले का। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहिए जो लोग इस मसले का शिकार हैं और आपको देख रहे हैं, आप तक नहीं आए अभी तक या किसी गायनेकोलॉजिस्ट तक भी नहीं गए, और अगर गए हैं जब बहुत सारे लोगों की तरफ फिर चुके हैं, स्टिल दे फील कि मसला जो है वो हल नहीं हो रहा, क्या सजेस्ट करेंगी? अच्छा, एक तो ना टाइमली डायग्नोसिस, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे टीनेज गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सिवियर किस्म के उनको PMS के इश्यूज़ हैं, लोग इग्नोर करते हैं कि ये शुरू में हो रहा है और सीरियस नहीं लिया जाता उस प्रॉब्लम को। फिर उनका हेयर फॉल हो रहा है तो वो उसको वेदर से कनेक्ट कर लेते हैं कि ये इसमें बहुत ज़्यादा गिरता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। नहीं, आप उस चीज़ को नोटिस करें। फिर उसके कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर आपको PCOS होता है तो जो टीन एज है, आप 17 से 20 तक, आपका बिल्कुल मून फेस होता है, बिल्कुल राउंड फेस होता है, फेस में स्वेलिंग होती है, ठीक है। आप इसको देख लें, साथ में आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस बच्चे के, समझ नहीं आ रहा होता उसको, और मतलब वो उस चीज़ को आपने नोटिस करना है। तो उसके लिए फिर प्रॉपर डायग्नोसिस है, आप उसको गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, डाइटिशियन के पास। उसमें जैसे कि शुमाइल ने वो किया कि वो 100 डॉक्टर्स होकर आई होती है और उनके पास एक फ़ाइल होती है, क्योंकि उनका एक मेन टारगेट ये होता है कि कोई एक गोली मिल जाए, मैं वो खा लूँ, उससे प्रॉब्लम। लेकिन डॉक्टर निदा, लोगों का जो बहुत बड़ा इशू है वो अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि और फिर लड़कियों के ऊपर पैसा लगाना पड़ जाए पेरेंट्स को। आजकल बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाना वैसे ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको छोड़ने भी जाना, लेने भी जाना, एक एक्स्ट्रा उसके साथ वो होता है। इट इज़ एन एडिशनल कॉस्ट जो कि उन्हें बेयर करनी पड़ती है। सो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू जितना मैक्सिमम उन्हें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें कि एक तो आपने बता दिया कि आपने हर वो जंक फूड के ज़ुमरे में जो भी चीज़ आती है उसे आप बंद कर दें। क्या नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों में से भी कुछ ऐसा है जिन्हें बंद करना पड़ेगा, या फिर बाकी सब कुछ, वो सब फूड ग्रुप में से सब कुछ खा सकती हैं? अच्छा, एक ये जो अफोर्डेबिलिटी की बात है ना, तो हमारे बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स चल रही होती हैं जिसमें हम फ्री कंसल्टेशन दे रहे होते हैं। अच्छा। डिफरेंट आप क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप इंस्टाग्राम खोल के देख लें, फेसबुक खोल के देख लें, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें बहुत सारे डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे हैं जो 600 से 1000 रुपये के अंदर भी पूरी चीज़ कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा हमारी जो इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये चीज़ करनी चाहिए, जो स्पेशली जो गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़, कि उसमें वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ एक अवेयरनेस सेशन रखा जाए, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हो। ये चीज़। दूसरा, जैसे आपने डाइट के हिसाब से बात की कि जंक फूड के अलावा, तो उसमें जितना भी रिफाइंड हमारे पास आता है, रिफाइंड फ्लोर है, राइस है, इन चीज़ों को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली इसका इंटेक बहुत ज़्यादा कम करना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों को पता है कि उनके PCOS के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे फेशियल हेयर्स आना, सिस्टिक एक्ने होना, हेयर फॉल होना, लोअर एब्डोमेन एरिया में बहुत ज़्यादा पार्ट होना,
तो वहाँ पे वेट ज़्यादा होता है। तो अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स आपके पास आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। ग्रीन टी सिर्फ आपका वेट रिड्यूस नहीं करती, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ग्रीन टी पियेंगे तो वेट रिड्यूस होगा, नहीं, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करती है। और क्योंकि वो गर्म पानी है तो वो भी आपका थोड़ा सा जो स्वेलिंग है या वाटर रिटेंशन है उस चीज़ों को कम करने में हेल्प करती है। 2 से 3 टाइम दिन में एटलीस्ट वो हो। वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत कम करें, स्पेशली जो पीसीओएस के पेशेंट हैं और वो उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसको रिकवर करना चाह रहे हैं, तो जितना रिफाइंड फ्लोर है उसको अपनी डाइट से निकाल दें। और जितने फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट वो भी आ जाते हैं ना, ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स वगैरह, जिसमें भी रिफाइंड वो यूज़ हो रहा है उसको बंद कर दें। होल व्हीट का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। बिल्कुल सही। एक सीड थेरेपी भी Seed आप लोग cycling, जो हैं, हाँ, सीड साइकिल वो बहुत रेकमेंड करते हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि वो सीड कितनी साइक्लिंग भी इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करती है, जिसमें हमारे पास फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, फेनल सीड्स आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट फ्लैक्स सीड्स अलसी हो गए और हो जाता है, तुखमलंगा हो जाता है, तुखमलंगा, और हमारे पास सौंफ, अजवाइन, सौंफ, ये सारी अजवाइन, चीज़ें। हाँ। हाँ, अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है? अच्छा, इसको ना डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। या मैं अपने डाइट प्लान में जो पीसीओएस के पेशेंट्स को देती हूँ, जिसमें मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स पे आते हैं, वो ये है कि इसकी एक हर्बल टी बनती है, ठीक है, उसका अगर आप इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों को हाफ टी स्पून ऐड करके 1 कप पानी में आपने इसको बॉईल करना है और उसको आपने एम्प्टी स्टमक बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है और आपने लेना है आफ्टर डिनर, हाफ आवर आफ्टर डिनर। किसी भी खाने के फ़ौरन या बिल्कुल पहले नहीं लेना, कम से कम आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें इन सब चीज़ों का बना, लेकिन जो प्रॉपर सीड साइकिलिंग है वो तो कुछ और है। उसमें तो 3 दिन आपको एक तरह के सीड्स लेने होते हैं। हमारे पास 1 वीक और 2 वीक्स का उसमें फॉलिकल और लीथल और ये सारे हमारे पास ये स्टेजेस होते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं कि पहले वीक में आपने में आप इसको फ्लैक्स सीड को यूज़ करते हैं और तुखमलंगा को साथ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीक में आप अजवाइन और जो ये फनल सीड्स हैं उसको यूज़ करते हैं। ये आपके साइकिल से पहले के जो 3 वीक्स हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसमें तीसरे हफ्ते में क्या इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास अलसी। सो तीसरे हफ्ते में हम अलसी इस्तेमाल करते हैं। 3 वो है जो कि पीरियड से पहले। और इसका इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग उसको ना बहुत क्वांटिटी में करते हैं। 1 टीस्पून और मैक्सिमम 1 टेबलस्पून जो है ये इनफ है एम्प्टी स्टमक अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका इनफ है। क्योंकि जो हमारे पास, मैं अगर आपको सिर्फ चिया सीड्स का बता दूं जो बहुत कॉमन आजकल एक चीज़ चल रही है, तो चिया सीड्स बहुत अच्छा है, उसके बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा, बट उसको आप क्वांटिटी से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके रीनल उस पर लोड डाल देता है, क्योंकि उसमें पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा है, उसमें मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो इज रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड प्रोटीन और कैल्शियम, बट वहाँ पे पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा है जो कि आपके रीनल उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसलिए 1 टेबलस्पून एट ए टाइम इनफ है। बिल्कुल सही। सो ये सिर्फ 3 दिन ये चीज़ें यूज़ होंगी, एंड देन आफ्टर द पीरियड्स के बाद के 3 हफ्ते जो है उसमें क्या चीज़ यूज़ होगी? ये फर्स्ट 3 वीक्स जो आपका साइकिल होता है उसमें आप इसको यूज़ करते हैं, और जो आपका साइकिल ख़त्म हो जाता है तो उस दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उसकी इशू, तो जो ग्रीन टी मैंने इसकी बताई थी वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन क्योंकि पीसीओएस का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है ना, तो आपने इस चीज़ को दोबारा साइकिल में लेके जाते जाना है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि इस तरह की जो हर्बल कुछ रेमेडीज़ हैं या कुछ इस तरह के तरीके हैं, इनसे कितना फ़र्क पड़ता है? लोग आपके पास आते होंगे, रिपोर्ट करते होंगे, या नहीं आपको एक एलोपैथिक या एक ख़ास जो ट्रीटमेंट उसी पे जाना पड़ेगा? इसमें ऑलरेडी रिसर्च भी काफ़ी हो रही है, पब्लिश लिटरेचर भी है, लेकिन जो कंक्लूजन उनका आता है ना कि वी नीड मोर स्टडीज़ ऑन दिस टॉपिक, इस पे अभी तक कंफर्म बिल्कुल ये नहीं है कि 100% इट विल वर्क, लेकिन इस पे मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन बात वही है कि इसमें देयर इज़ नो हार्म इन इट। हर्बल मेडिकेशंस हैं, हर्बल डाइट सप्लीमेंट्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेन चीज़ जो पीसीओएस में है ना, एक तो डायग्नोस्टिक चैलेंज है जो हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस ज़रूरी है कि पीसीओएस के लिए जो आपने इतनी बड़ी फाइल पकड़ी होती है, पीसीओएस में बहुत ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं है। पीसीओएस का डायग्नोसिस आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, जिसमें आपके पीरियड्स ख़राब हो रहे हैं, आपके चेहरे पे ये चीज़ें आ रही हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, ये चीज़ें आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस में मिल जाती हैं। इसको कंफर्म करने के लिए मेल हार्मोन का टेस्ट कराना, फीमेल हार्मोन का टेस्ट कराना रिकमेंडेड नहीं है, नंबर 1। हाँ, आपको इसके साथ मिलती जुलती कुछ कंडीशन हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, वो भी ओवरलैप करते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड वेट गेन के साथ, तो हम थायराइड का एक टेस्ट करा लेते हैं रूल आउट करने के लिए।
और अगर आपको क्लिनिकली लगता है कि कोई और हार्मोनल चेंज हो सकती है तो हम सिर्फ उसी का टेस्ट कराते हैं। ये नहीं है कि पेशेंट ऑलरेडी करा के आ रहा है। जी। दूसरी और चीज़ ये फीमेल हार्मोन टेस्ट नॉट हाँ, लेस देन आजकल तो बहुत 30-35-40 हज़ार रुपए के तो ये टेस्ट अच्छा, हैं। दूसरी बात ये कि अल्ट्रासाउंड वाला जो ही आपके रखता है ना तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आती हैं और वो डायग्नोस कर लेता है आपको तो पीसीओएस है, और पेशेंट खुद ही लैब में जाके पीसीओएस और वो लिखता भी है एडवाइज्ड हार्मोन प्रोफाइल। अच्छा, खाली हैविंग पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ओवरीज इज़ नॉट डायग्नोस्टिक फॉर पॉलीसिस्टिक। राइट। 28% ओवरीज आपकी पॉलीसिस्टिक अपीयरिंग होंगी, लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगी कि आपके पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, आपका वेट गेन नहीं है, आपको ये एक्नी और बालों का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको लेबल नहीं करूंगी पीसीओएस। अच्छा, भले अपीयरेंस जो है वो उसमें सिस्ट आ अल्ट्रासाउंड रही है। सिंगल पैरामीटर को लेकर आप पेशेंट को डायग्नोज नहीं करते। डायग्नोसिस करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि उसको फिर मैं लाइफ लॉन्ग अपने साथ वो कर रही हूँ, और बग़ैर किसी वजह के सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस पे कह देना कि आपको पीसीओएस है इज़ नॉट। ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम में आपकी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। डायग्नोस्टिक चैलेंज के अलावा जो हमारा मैनेजमेंट चैलेंज है, मैनेजमेंट चैलेंज चूँकि इसमें हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जो एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा है, साउथ एशियंस में, तो इसके लिए हम एक मेडिसिन इंसुलिन सेंसिटाइज़र के लिए भी यूज़ करते हैं। वो हम बहुत शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। इन एडिशन अगर आपके बाकी इश्यूज़ हैं वो अलग बात है, लेकिन जब आप लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट एंड इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो आपको इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये रूट कॉज को करेक्ट कर लेता है। ठीक। ये आपकी शुगर्स को लो नहीं करता, लेकिन आपके जो शुगर के मरीज़ भी इसको लेते हैं। आज से 20 साल पहले जब हमने स्टार्ट की थी तो फार्मेसी वाला भी मरीज़ को कहता था डॉक्टर ने गलती से तुम्हें शुगर की दवाई दी। हमने इस पे फिर रिसर्च की, पब्लिश भी की, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ नोन कि भाई ये वाली जो इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं। अगर आप पीसीओएस के पेशेंट हैं, आप अपना सर मार लें, आपका डाइट एक्सरसाइज से वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप शुरू से एक उसमें सिर्फ करेक्शन ऑफ योर रूट कॉज के लिए ले रहे हैं, उसका नुकसान भी कोई नहीं है, और लॉन्ग टर्म आपने लेना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे हर महीने आप डॉक्टर को मत दिखाएं, मत पैसे खर्चें, लेकिन आप एक दफ़ा समझ लें डॉक्टर से कि ये आपकी लाइफ लॉन्ग है, देयर इज़ नो क्योर। शमाइल ने बताया आपने इसको लेके चलना है। हाँ, जब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे नहीं हो रहे, 1-2 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, गो बैक टू द डॉक्टर। 1-2 साल कम से कम तसल्ली से वेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एज। अब 35 साल की उम्र में आप शादी करें, आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो एवरेज एज पाकिस्तान में 20 के अराउंड शादी हो जाती है, एवरेज एज जो है, और उसमें 1 साल 2 साल वेट कर सकते हैं। नॉर्मल जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसके लिए रिकमेंडेड यही है कि 1 से 2 साल आप नेचुरली कंसेप्शन के दें। लेकिन ऑलरेडी अगर आप डायग्नोज पीसीओएस हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो यू कैन सीक अर्ली। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, जिनमें से सबसे पहले तो ये कि इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, दूसरा ये कि क्या अचानक से पॉलीसिस्टिक हो सकती है, और तीसरा ये कि ये जो मेडिसिन आप देंगे करेक्शन के लिए या जो लाइफ लॉन्ग उन्हें खानी है, ये इसके भी कुछ और असरात ऐसे होंगे जो कि आएंगे उनके ऊपर। वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक लेनी है। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ